हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। कल तुम लोग पढ़े थे रिस्पायरेटरी सिस्टम और रिस्पायरेटरी सिस्टम के विभिन्न रिस्पायरेटरी ऑर्गन। आज पढ़ोगे रिस्पायरेशन मैकेनिज्म, वो कौन सी प्रक्रिया है जिससे रिस्पायरेशन की प्रक्रिया होती है। तो ये जो रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिस्पायरेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है, इसको जानने से, रिस्पायरेशन को जानने से पहले तुम्हें जानना होगा कि ब्रीथिंग एक ब्रीथिंग प्रोसेस है जिसको तुम बोलते हो श्वास लेना। वायुमंडलीय हवा को श्वसनांगों द्वारा अंदर लिया जाता है और हवा में उपस्थित ऑक्सीजन के माध्यम से जब अपने सरल भोज्य पदार्थ टूट जाकर ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, तो वो जो अनुपयोगी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो इसी श्वसनांग द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया तुमको जाननी है कि किस प्रकार ह्यूमन का श्वसनांग वायुमंडलीय ऑक्सीजन को लेता है और कैसे रिस्पायरेशन के बाद या जैव पदार्थ के टूटने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो इसी श्वसनांग द्वारा कैसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो इससे जानने के पहले तुम्हें जानना होगा ब्रीथिंग। ठीक है, देखो ब्रीथिंग मीनिंग है श्वास लेना, वायुमंडलीय हवा को लेना। हम वायुमंडलीय हवा को कैसे लेते हैं इसको ध्यान से जानो। देखो ये जो लंग्स है जिसका डायग्राम बनाया गया है, ये लंग्स इस थोड़े से कैविटी में के प्लूरल कैविटी में सुरक्षित रहता है। जब इसकी हम संरचना बताए थे तो बताए थे कि ह्यूमन का जो लंग्स है वो अपने थोड़े से कैविटी में वक्ष गुहा के प्लूरल कैविटी में रहता है, जिसमें प्लूरल फ्लूइड भरा होता है, तरल भरा होता है और ये आसानी से सुगमता से पंप करता रहता है। ये जो लंग्स है जो कि प्लूरल कैविटी के अंदर पाया जाता है, देखो इसके लंग्स के बाहर ये मस्कुलर पोर्शन है, मसल्स पेशियों का बना हुआ डायफ्राम होता है। ठीक है, और डायफ्राम ये जो पूरी वक्षगुहा होती है इसमें कि हार्ट और लंग्स है। देखो ये जो लंग्स और हार्ट है ये पूरा डायफ्राम के वक्षी कटघरे में रहता है। ये पीछे बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है और आगे की तरफ एक बहुत ही फ्लेक्सिबल बोन होती है, स्टर्नम कहते हैं। ठीक है, और साइड में रिब्स है, किनारे किनारे पसलियां हैं, आगे स्टर्नम है और पीछे बैकबोन है। तो ये पूरा एक कटघरा बन जाता है, इसको वक्षी कटघरा कहते हैं। और उस वक्षी कटघरा के अंदर तुम्हारा मस्कुलर डायफ्राम होता है। तो पूरा ये घिरा रहता है अपना जो बहुत इंपॉर्टेंट आर्गन है हार्ट और लंग्स, इस वक्षी कटघरे के अंदर आगे स्टर्नम, पीछे बैकबोन, साइड में रिब्स, तो वक्षी कटघरे के अंदर रहता है। देखो ब्रीथिंग के प्रोसेस में जो ये डायफ्राम है, ठीक है, जब ये डायफ्राम सामान्य स्थिति में रहता है तो ये थोड़ा सा उभरा गुंबदनुमा दिख रहा है। नीचे एब्डोमिनल कैविटी है, उदर गुहा, जैसे ये वक्ष गुहा है, ये ऊपर वाला वक्ष गुहा है। तो ये जो नीचे है हमारे विभिन्न पाचन तंत्र और जनन तंत्र वगैरह पाए जाते हैं। ऊपर जो है वक्षी गुहा है और नीचे तुम्हारा उदर गुहा है जिसमें कि विभिन्न ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो जब नॉर्मल स्थिति होती है तो ये डायफ्राम थोड़ा ऊपर उठा रहता है, ये दिख रहा है ना, ये डायफ्राम ऊपर उठा रहता है, जिसके कारण डायफ्राम भी ऊपर उठा रहता है और ये जो आगे की स्टर्नम है वो भी सामान्य स्थिति में रहती है, जिससे ये वक्षी कटघरा का ये जो वक्षी कटघरा है ये सामान्य स्थिति में रहता है। लेकिन जब कभी भी जब ये जो डायफ्राम है ये विभिन्न पेशियों से जुड़ी होती हैं, जब उनमें खिंचाव होता है, डायफ्राम की पेशियों में खिंचाव होगा तो
ये जो डायफ्राम गुंबदनुमा है ये नीचे आ जाता है, ठीक है, ये नीचे आ जाएगा, ये आगे का जो स्टर्नम में थोड़ा ऊपर चला जाता है। तो ये जो वक्षीय कटघरा है इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, इसका आयतन बढ़ जाएगा, और आयतन बढ़ने के साथ ही ये नीचे आया, आगे का जो स्टर्नम बता रहे हैं वो थोड़ा ऊपर आ जाएगा पेशियों के संकुचन के कारण। तो ये जो वक्ष गुहा है इसका आयतन बढ़ जाता है, ठीक है, ये नीचे आ जाता है उदर गुहा की तरफ, एब्डोमिनल कैविटी की तरफ ये डायफ्राम आ जाएगा। तो वक्षीय कटघरा का जो आयतन है वो बढ़ जाता है। जैसे ही आयतन बढ़ेगा तो ये लंग्स जो है पूरा अपने फैल जाता है, जितना ये फैल सकता है उतना फैल जाता है। तो ये जो लंग्स के अंदर जो वायु कूपिकाएँ हैं, एयर सैक हैं, दिख रही है ना एयर सैक, इसमें जो हवा भरी रहती है, जब आयतन बढ़ जाता है तो इन वायु कूपिकाओं में भरी हवा में दबाव कम हो जाता है। दबाव जब कम हो जाता है तो जो वायुमंडलीय दबाव है, जो हमारे रेस्पिरेटरी तंत्र से, श्वसन अंग से जो हवा भरी है, नॉस्ट्रिल और नेजल चैम्बर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, उसमें हवा का दबाव देखो, जैसे ही अंदर रिस्पिरेटरी सिस्टम में हवा का दबाव कम होगा, इसलिए कि आयतन बढ़ गया तो हवा का दबाव कम हो गया, तो बाहर से बड़ी तेजी से हवा अंदर आती है। तो जो वायुमंडलीय हवा होगी, जब अंदर में हवा का दबाव कम होगा तो बाहरी हवा का दबाव ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण हवा जो है नॉस्ट्रिल, नेजल चैम्बर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया से होते हुए ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंकाई, और फिर तुम्हारा लास्ट में एयर सैक में पहुंच जाता है। ब्रैंक्यूल से होते हुए एयर सैक में पहुंच जाता है और बड़ी तेजी से हवा आती। ये जो प्रोसेस होती है डायफ्राम के पेशियों के संकुचन के कारण, जो थोड़ी सी कैविटी है उसका आयतन बढ़ना और फेफड़े के अंदर वायुदाब कम होना, वायुमंडलीय वायुदाब अधिक होना, जिससे बहुत तेजी से श्वसनांगों के माध्यम से हवा वायु कूपिकाओं में प्रवेश कर जाती है। और ये जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं इंस्पायरेशन, ठीक है, इस प्रक्रिया को कहते हैं इंस्पायरेशन। देखो, जैसे ही थोड़े से इस डायफ्राम के पेशियों के संकुचन के कारण इस डायफ्राम का आयतन बढ़ता है, तो एक तो इंस्पायरेशन हुआ, वायुमंडलीय हवा अंदर आई, और दूसरा होता है कि हमारा जो हृदय है, हार्ट है, वो वहाँ से होके रुधिर आता है। एक स्पेशल आर्टरी होती है, धमनी होती है, पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुसी धमनी, जिस दौरान फेफड़े का आयतन बढ़ता है। दो प्रक्रिया याद रखना, एक तो बाहरी हवा अंदर आई, इसलिए आई कि फेफड़े के वायु कूपिकाओं में हवा का दबाव कम हो गया और वायुमंडलीय दाब अधिक हो जाएगा, जिससे तेजी से श्वसनांगों से हवा आई और फेफड़े में भर गई। उसी दौरान हृदय जो है बहुत प्रेशर के साथ पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा रुधिर भेजता है, अशुद्ध रुधिर, ठीक है, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो अशुद्ध रुधिर उसमें भेजता है, जिसके कारण ये जो कूपिकाएँ हैं, ये कूपिकाएँ दिख रही हैं, इस कूपिकाओं से होकर ये आता है। कूपिकाओं के जो दीवार है उस पर पाई जाने वाली कूपिका की जो दीवार होती है, कल बताए थे कि वायु कूपिका, एयर सैक की जो बाहरी दीवार होती है उस पर धमनी और शिराओं का जाल बिछा होता है। तो हृदय जो है, हृदय से आने वाली फेफड़े में जो धमनी होती है वो फुफ्फुसी धमनी होती है। एक धमनी, ये जो धमनी होती है, फुफ्फुसी धमनी से जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर है, अशुद्ध रक्त है, वो आता है। और जैसे इसमें आएगा, इस फेफड़े के पर, एक फेफड़े में, ये देखो दो लोब हैं फेफड़े के, कम से कम 15 करोड़, एक में दोनों में तो लगभग 30 करोड़ एयर सैक पाई जाती हैं, वायु कूपिकाएँ पाई जाती हैं, लेकिन एक फेफड़े में लगभग 15 करोड़ वायु कूपिकाएँ पाई जाती हैं। इसके जो बाहरी दीवार पे धमनी और शिराओं का जाल बिछा है, तो वो जो धमनी होती है, हृदय अशुद्ध रक्त को बड़ी प्रेशर के साथ
फुफ्फुसी धमनी से या पल्मोनरी धमनी से रुधिर इन वायु कूपिकाओं की दीवार की ब्लड कैपिलरीज में भेज देता है। देखो ये ब्लड कैपिलरीज है, एक को बाहर निकाला गया है, वही प्रक्रिया इस पूरे दोनों फेफड़ों की वायु कूपिकाओं की वायु दीवारों में घटेगी। देखो ये जो कूपिका है, ये हृदय से जो अशुद्ध रुधिर आया है वो पल्मोनरी धमनी से आया है, ठीक है। और जैसे ही वायु कूपिका जो एक कूपिका में होगा वही दोनों लंग्स की सभी कूपिकाओं में होगा। पल्मोनरी धमनी से जो अशुद्ध रक्त आएगा इस पे जो जाल बिछा है इसमें फैल जाता है, ठीक है। और ये जो रुधिर आता है बेटा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, देखो जो ब्लड का जो रुधिर का हीमोग्लोबिन है अपना, ये जो हीमोग्लोबिन है जो रुधिर आती है उसकी केमिस्ट्री बता रहे हैं। जो इस अशुद्ध रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, आयरन का श्वसन रंगा होता है, इसको श्वसन रंगा कहते हैं क्योंकि ये इन्वॉल्व होता है श्वसन क्रिया में, और ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का वाहक होता है, इसीलिए हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं। ये एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि रेस्पिरेटरी रंगा किसे कहते हैं, तो ये जो हीमोग्लोबिन बहुत ही इम्पोर्टेंट पिगमेंट है, कण है ये, इसमें आयरन पाया जाता है और इसका काम है कि रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का कैरियर होता है, इसीलिए इसे रेस्पिरेटरी रंगा कहते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं। वो जो रुधिर आया हृदय से होके पल्मोनरी धमनी के द्वारा, उसमें होता ये है कि जो वो अशुद्ध रक्त होता है, ये जो हीमोग्लोबिन है वो कार्बन डाइऑक्साइड से मिला होता है। किससे मिला होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो कोशिकाओं में उत्पन्न हुई है श्वसन प्रक्रिया के दौरान, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जब इससे मिलता है तो बनाता है कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन। ये बनाएगा कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन। होता है ग्लोबिन, ठीक है। कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है, ये अशुद्ध रक्त में होगा जो कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन के मिलने से बनता है। ये जो हीमोग्लोबिन है कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत ही लूज बांड से जुड़े होते हैं। जब इनका दबाव अधिक होता है तो हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से फ्यूज होकर कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन बनाता है, और जब इसको अधिक जगह मिल जाता है, आयतन बढ़ जाता है जगह का, तो ये टूट भी सकता है, हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा और ये प्रेशर की वजह से जुड़ता रहता है और टूटता रहता है। ये हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन बनाता है, और अगर इस पिगमेंट को जगह मिल गया तो ये पुनः टूट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन, ठीक है बच्चों। तो ये जो रुधिर आया हृदय से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, जिसमें हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन है, जब फेफड़े में प्रवेश करती है, देखो फेफड़े में जब प्रवेश करेगी, ऐसे प्रवेश कर दी, ठीक है। ये कहाँ से होके आ रही है? ये पल्मोनरी धमनी, ये दोनों फेफड़े में जाती है और बहुत ही ब्रांचिंग हो जाती है, इसकी बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग हो जाती है। तो ये ब्रांचिंग के कारण जो इसकी देखो ये जो कैपिलरीज है, इसकी भी जो दीवार होती है बहुत पतली होती है, और जो ये वायु कूपिकाएँ होती हैं, एयर सैक होती हैं, इसकी भी जो दीवार होती है वो एपिथेलियम, शल की एपिथेलियम की बनी होती है। ये इतनी पतली होती है कि इस दीवार से होके गैसीय विनिमय हो जाता है, तो बहुत ही पतली एपिथेलियम की ये बनी होती है, जिससे कि
जब तुम लोग 9th में उत्तक पढ़े थे, टिश्यू पढ़े थे, तो एपिथीलियम बहुत अच्छी तरह बताया गया था कि एपिथीलियम का काम है किसी भी आर्गन के ऊपर, किसी भी कैपिलरीज के ऊपर रक्षात्मक आवरण बनाना। वो जो आवरण होता है आवश्यकता अनुसार होता है। अगर बहुत रक्षात्मक बनाना है तो मोटी एपिथेलियम लगाई जाएगी, गैस से विनिमय कराना है तो बहुत पतला एपिथेलियम। तो फेफड़े की वायु कोशिकाओं के ऊपर जो एपिथेलियम की लेयर होती है वो बहुत पतली होती है, जिससे कि बहुत ही आसानी से गैस से विनिमय संभव हो जाता है। तो इसके जो कैपिलरीज की दीवार भी बहुत पतली होती है, और फेफड़े के वायु कोशिकाओं की जो दीवार होती है उसकी एपिथेलियम भी बहुत पतली होती है, जिससे कि इनके अंदर के तरल का और गैस का गैसीय विनिमय हो सके। तो ये देखो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन इस रुधिर में आया, ठीक है, लेकिन वो आता है एक कैपिलरी से होके। जब ये फेफड़े में आया तो एक कैपिलरी से आया, फिर इसकी 2 ब्रांचिंग हो गई, तो ये राइट और लेफ्ट लंग्स लोब में चला गया। लेकिन जब ये फुफ्फुसी धमनी जो हृदय से अशुद्ध रक्त को ला रही है, जब लंग्स के पास आके 2 भागों में बढ़ती है और राइट और लेफ्ट लंग्स लोब में चली जाती है, उसके बाद इसकी बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग हो जाती है, अत्यधिक शाखान्वित हो जाती हैं, क्योंकि ये जो लगभग एक लंग्स लोब में 15 करोड़ वायु कोशिकाएं पाई जाती हैं। उनकी दीवारों पर ये बहुत महीन महीन कैपिलरीज का जाल बनाती हैं, तो बहुत ज़्यादा शाखान्वित हो गई। देखो जब इसको स्पेस ज़्यादा मिलता है, जगह ज़्यादा मिलता है, तो जो ब्लड प्रेशर के साथ हृदय इसको प्रेशर देता है, प्रेशर के साथ इस पल्मोनरी धमनी से, इस पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में आ रही है। जब इसका क्षेत्रफल बहुत बढ़ जाता है तो इसमें इसके रुधिर में जो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन है उनका जो आपस में दबाव है वो कम हो जाता है, इनके ऊपर दबाव कम हो जाता है। तो देखो ये पुनः टूट जाता है। किस में टूट जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और ये हीमोग्लोबिन में। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो फ्री हो जाती है। क्यों फ्री हो गई? क्योंकि ये जो कैपिलरीज ब्लड को लेके आई है, हृदय से अशुद्ध रक्त को लेके आई है, जगह बहुत ज़्यादा मिल गई, तो उसमें दबाव कम हो जाएगा। आयतन बढ़ गया तो दाब कम हो गया। जब दाब कम हो गया तो ये टूट जाता है, अपने अवयव में टूट जाता है, जिससे ये बना है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। किससे मिलके बना है? हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलके बना है। जब उस पर दबाव कम हुआ तो ये पुनः टूट गया, और पुनः टूट के कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन बनाया। ठीक है, ये देखो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड फ्री हो गई, ठीक है, और जैसे ही ये फ्री होती है तो गैसीय विनिमय के द्वारा देखो उस दौरान 2 प्रक्रिया होती हैं। क्योंकि बाहर की जो ऑक्सीजन आती है, जब अंदर वायु दाब कम है तो बाहर वायुमंडली का वायु दाब बढ़ जाएगा, तो बाहर से जो ऑक्सीजन आती है वो प्रेशर से आती है। वायुमंडली हवा जो आती है वो प्रेशर से आती है, जिसमें कि 21% ऑक्सीजन है, तो वो प्रेशर से आती है। तो अंदर जब आती है तो ये नॉस्ट्रिल में, फिर नेजल चैम्बर में, फेरिंग्स में, लैरिंग्स में, फिर ट्रेकिया में, ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी, टर्सरी, ये वायु कोशिकाओं में पहुंच गई। वो इसकी गुहा में पहुंच जाती है। मान लो इसकी गुहा में वायु पहुंच गई, ठीक है, लेकिन जो ये वायु है जो कोशिका में पहुंची है, ठीक है ना, इसकी कैविटी में पहुंची अंदर, ठीक है, इसकी दीवार पे कैपिलरीज हैं, लेकिन इसकी गुहा में वायुमंडलीय हवा जो अभी हम ब्रीथिंग के इंस्पायरेशन प्रोसेस से लिए हैं, अंतर श्वसन से लिए हैं, वो अंदर है हवा। देखो जब ये हवा अंदर प्रवेश कर जाती है तो इनकी दीवार बहुत पतली है, एपिथेलियम की बनी है। उस दौरान ये जो कैपिलरीज है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड फ्री हो गई है और हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड फ्री है। लेकिन जो बाहरी हवा आई है उसमें वायु दाब ज़्यादा है और उसमें ऑक्सीजन है। तो जब ऑक्सीजन प्रेशर से आती है तो वो जो फ्री हीमोग्लोबिन होगा वो ऑक्सीजन से मिल जाएगा अधिक दाब के कारण, ठीक है। जिस तरह कम दाब के कारण कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड और
हीमोग्लोबिन में टूट गई, लेकिन जब जो बाहरी हवा आ रही वो प्रेशर के साथ आ रही है, तो वो ऑक्सीजन कैपिलरीज के ब्लड के हीमोग्लोबिन से मिल जाएगा। वो क्या होगा, वो जो बाहरी ऑक्सीजन है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन है, वो कैपिलरीज का जो ब्लड है वो फ्री हो चुका है, क्योंकि अभी तक जब ये अशुद्ध रुधिर के साथ आया था तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में था, लेकिन प्रेशर कम होने के कारण इनके अवयव टूट गए, तो कैपिलरीज के ब्लड में हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड फ्री है। ठीक है, तो वो जो हीमोग्लोबिन है, जब प्रेशर से हवा आती है तो वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिल गई। वो किसके साथ मिल गई, ये हीमोग्लोबिन के साथ मिल गई, हीमोग्लोबिन के साथ मिल गई। और जब ये हीमोग्लोबिन के साथ मिलती है तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पिगमेंट बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमो, ये ग्लोबिन बना ली, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना दी। ठीक है, ये बना दी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जैसे ही ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, ये जो फेफड़ा एकदम गुलाबी चमकने लगता है। पूरी एल्वोलाई की जो बाहरी दीवार है उस पर पूरा ब्लड जो अभी फेफड़े से आया है अशुद्ध, हृदय से आया है अशुद्ध रक्त, इस फुफ्फुसी धमनी से इस गैसियस एक्शन के कारण, और जिस दौरान ये हीमोग्लोबिन, ठीक है, जो ब्लड का हीमोग्लोबिन था वो बाहरी ऑक्सीजन से मिलके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया। लेकिन ये जो कैपिलरीज की कार्बन डाइऑक्साइड थी जो अभी फ्री हुई है, वो चली जाती है कूपिका के गुहा में। ठीक है, वो जो कूपिका के गुहा में जाती है उसी दौरान एक फिजिकल प्रक्रिया होती है कि ये जो डायफ्राम था जिसकी पेशियां जब संकुचित हुई, ठीक है, तो इसका आयतन बढ़ गया, तो ये प्रोसेस हो गया, बाहरी हवा अंदर आ गई, फिर हृदय से भी रुधिर को भेजा गया, दो प्रोसेस हुआ। लेकिन जैसे ही ये जो वक्षीय कटघरा की डायफ्राम की पेशियां और स्टर्नम, ये जो डायफ्राम है ये शिथिलन में आ जाएगा, जैसे ये देखो गुंबजनुमा हो जाएगा, तो ये वक्षीय कटघरा का जो आयतन है वो कम हो जाएगा, ये जो ऊपर स्टर्नम है वो नीचे चला जाएगा। ये जो डायफ्राम है ये पुनः गुंबजनुमा, भी तो इनकी पेशियों में संकुचन था तो ये नीचे आया था, तो ये आयतन बढ़ गया था, तो दो प्रोसेस हुआ, बाहरी हवा अंदर आई प्लस हृदय अशुद्ध रक्त को भेजा। ठीक है, तो ये गैसियस एक्सचेंज हो गया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड अपने अवयव में टूटा, और फिर ये हीमोग्लोबिन जो हवा आई है कूपिकाओं में उससे मिलके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना दी। तो पूरा ब्लड जो अभी भेजा गया था हृदय की जो पल्मोनरी आर्टरी है उससे होके शुद्ध आया था, वो पूरा शुद्ध हो गया। ठीक है, अब तुरंत होगा, और ये जो उसके तुरंत बाद ये जो डायफ्राम की पेशियां वो शिथिलन में आ जाती हैं, तो इस वक्षीय कटघरा का जो आयतन है वो कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आयतन कम होगा तो ये जो वायु कूपिकाओं में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड गई है, कैपिलरी से गई है ना, तो वो तेजी से सभी कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे ही आयतन देखो कम हुआ तो वायु कूपिकाओं की जो कार्बन डाइऑक्साइड है श्वसनांगों द्वारा बाहर निकल जाएगी। जिस प्रक्रिया से हवा अंदर आई थी उसी प्रक्रिया से होके नास्ट्रिल से वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फिर बाहर निकल जाएगी। प्रक्रिया और रास्ता वही रहेगा जिस रास्तों से होके आई है, नॉस्ट्रिल और नेजल चैम्बर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया और विभिन्न ब्रांचिंग ट्रेकिया की, उन्हीं रास्तों से होके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली गई। तो और एक काम और होगा, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गई, दूसरा देखो ये जो हृदय की ये जो कूपिकाएँ हैं इस पे दोनों का ही जाल बिछा है। ये पल्मोनरी आर्टरी का बिछा है जिससे कि हृदय से अशुद्ध रक्त आया है, और इस पर देखो इसकी दीवारों में पल्मोनरी वेन का भी बिछा है, फुफ्फुसी सिराओं का भी बिछा है। तो जब डायफ्राम की पेशियां संकुचित होंगी और वक्षीय कटघरा का आयतन कम हुआ तो कूपिकाओं की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो
श्वसनांगों द्वारा बाहर चली गई, जिन रास्तों से होके आई थी उसी रास्ते बाहर गई। और दूसरा काम होगा कि ये जो पूरा ब्लड शुद्ध हो गया है, जो पल्मोनरी आर्टरी ब्लड लेके आई थी और गैसियस एक्सचेंज हो गया, और इसकी ब्लड कैपिलरीज में जो हीमोग्लोबिन थी वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना ली। तो पूरे कैपिलरीज का ब्लड जो है शुद्ध हो गया। अब इसको भेजना है हार्ट में, ठीक है। तो ये जो लंग्स लोब है, इससे होकर देखो एक स्पेशल कैपिलरीज होती है, देखो ये है ना, ये दूसरी जाएगी, ये देखो ये दोनों लंग्स से निकलेगी, इसको कहते हैं फुफ्फुसी शिरा। ये देखो दोनों से आएगी, ठीक है। अंदर बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग है इसकी कोशिकाओं के दीवार पे, लेकिन इसमें से एक निकलेगी, इसमें से एक निकलेगी, फिर एक हो गई। और ये जो फुफ्फुसी धमनी है वो हृदय में चली जाएगी, ठीक है। हृदय के बाएं आलिंद में ये जाती है शुद्ध रक्त लेकर, क्योंकि अभी ब्लड शुद्ध हुआ है। उस दौरान लंग्स जो है वो चटकीला गुलाबी लाल हो जाता है, लाल हो जाता है। तो ये जो पल्मोनरी शिरा है, ये शुद्ध ब्लड को लेकर हृदय के बाएं भाग, बाएं आलिंद में चली जाती है, और वहाँ से हृदय के यहाँ से इसको पंपिंग द्वारा शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में भेज दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया हुई, जो पहला वाला हुआ था वो तो इंस्पायरेशन, जब हम हवा को लिए थे उसको कहते हैं इंस्पायरेशन। लेकिन जब संकुचन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली उसको कहते हैं एक्सपायरेशन। तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन मिला के उसको कहते हैं वन ब्रीथिंग। और ह्यूमन का लंग्स जो है 1 मिनट में लगभग 12 से 15 बार ब्रीथ करता है, ठीक है। वयस एडल्ट ह्यूमन, लेकिन बच्चों में ये ब्रीथिंग रेट ज़्यादा होती है, उनमें 1 मिनट में लगभग 42 से 44 बार ब्रीथिंग होती है। इसीलिए देखते होंगे बच्चे जब सोते रहते हैं, अगर वो कपड़ा नहीं पहने तो उनके यहाँ वक्ष पे हाथ रखोगे तो बहुत तेज पंपिंग होगी, ठीक है। हार्ट बीट की पंपिंग सुनाई देती है। उस हार्ट का जो रिलेशन है, जो ब्लड भेज रहा है, उसका डायरेक्ट रिलेशन लंग्स से है, तो बहुत तेज पंपिंग लगेगी। तो बच्चों में जो श्वसन दर है वो 1 मिनट में 42 से 44 बार, और वयस्क में जो ब्रीथिंग है वो 1 मिनट में 12 से 15 बार होती है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया के द्वारा जो ब्रीथिंग प्रक्रिया है, जिसमें हम इंस्पायरेशन किए, और इंस्पायरेशन में देखी ऑक्सीजन अंदर आई, गैस ही विनिमय हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं में गई, और एक्सपायरेशन में इस श्वसनांगों द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाती है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन बहुत ही इम्पोर्टेंट केमिकल, जिसकी वजह से हम वायुमंडलीय ऑक्सीजन को कैच कर पाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल पाते हैं। तो ये श्वसन रंगा बहुत इम्पोर्टेंट। और वो जो ब्लड में अशुद्ध रूप में जो पाया जाता है उसको कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से जब ये मिला है तो कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। और जब ऑक्सीजन के साथ होता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है, रुधिर में इन्हीं 2 फॉर्म में रहता है, ठीक है ना। गैसियस फॉर्म में नहीं रहता, वो तुरंत पदार्थ बन जाता है, पिगमेंट बन जाता है। अशुद्ध जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में रुधिर में मिलेगा, और जो ऑक्सीजन मिलेगी वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में मिलती है, ठीक है ना। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है वो ब्रीथिंग की है। तो लंग्स के द्वारा मुख्य रूप से ब्रीथिंग प्रोसेस या रिस्पायरेशन प्रोसेस संपन्न हो गई, ठीक है ना। एक और जब ये प्रक्रिया हो जाती है हृदय में, हार्ट में, जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन को भेज दिया जाता है तो हार्ट जो है विभिन्न कैपिलरीज के द्वारा रुधिर को शरीर के
विभिन्न कोशिकाओं में, प्रत्येक कोशिका में भेजता है। और जब यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन कोशिकाओं में जाता है जिसमें कि ऑक्सीजन है, स्पेशली हीमोग्लोबिन के साथ है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो गया। ये जो ऑक्सीजन है जब कोशिकाओं में जाता है तो एक प्रक्रिया होती है, ठीक है, जो मेन रिस्पायरेशन की प्रक्रिया है। जब यह ऑक्सीजन जो ब्रीथिंग प्रोसेस से वायुमंडलीय हवा से ली गई है, जब विभिन्न प्रोसेस के द्वारा कोशिकाओं में पहुंचता है तो वहाँ पे ये जो अपना ग्लूकोज है C6H12, देखो ये C6H12O6 प्लस ये देखो ऑक्सीजन, ठीक है। ये एक लंबे प्रोसेस के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में टूट जाता है, ठीक है, एनर्जी। ये जो है एनर्जी में टूट गया। ये जो प्रक्रिया है ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में टूटना, ये प्रक्रिया, ये क्रिया जो है वो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। किसमें होती है? कहीं नहीं हो जाती ये क्रिया, क्योंकि ये क्रिया जो पूरी रिस्पायरेशन की प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन होता है, ऑक्सीकरण होता है, और यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में टूट जाता है। ये देखो, ये जो ऊर्जा है वो शरीर के विभिन्न जैविक क्रियाओं में काम आती है, ठीक है। ये जल कोशिकाओं का उत्पाद बन जाता है, लेकिन अवयव घटक बन जाता है। लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये अनुपयोगी है, तो इसको फिर ब्रीथिंग के एक्सपायरेशन प्रक्रिया द्वारा, उच्छ्वास प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ये जो क्रिया होती है, ये जो रासायनिक क्रिया होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। किस में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। याद रहे, ये जो रिस्पायरेशन की प्रक्रिया है कहाँ होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में रिस्पायरेशन की प्रक्रिया होती है। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया है ये क्रिया कहलाती है श्वसन, ठीक है ना। देखो, जब हम ब्रीथिंग के द्वारा वायुमंडलीय ऑक्सीजन को फेफड़े तक लाए, ठीक है, और फेफड़े की कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालें तो उसको कहते हैं वायु श्वसन, ठीक है। लेकिन जब फेफड़ा रुधिर के माध्यम से शुद्ध रुधिर को इस कैपिलरीज के माध्यम से, जब फेफड़ा कैपिलरीज के माध्यम से, फुफ्फुसी शिरा के माध्यम से रुधिर को कोशिकाओं में भेजता है और कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, तो ये जो ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है इसको कहते हैं अंतःश्वसन। तो दोनों क्रिया मिला के बोला जाता है रिस्पायरेशन। क्या बोलते हैं? जो हम फेफड़े तक ले गए ऑक्सीजन को और फेफड़े की कार्बन डाइऑक्साइड निकालें, उसके बाद जब फेफड़े में गैसेस एक्सचेंज हुआ, रुधिर शुद्ध हुआ और वो जो शुद्ध रुधिर के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो कोशिकाओं में पहुंचा, वहाँ ये क्रिया संपन्न होगी। इन दोनों क्रिया को मिला के बोला जाता है कंप्लीट रिस्पायरेशन, ठीक है। तो ये जो फेफड़े द्वारा रिस्पायरेशन की प्रक्रिया संपन्न हो गई। अब बच्चों नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे अदर ऑर्गन, हार्ट, ठीक है।